मार्च 2026 में एक ऐसी न्यूज आती है जिसने पूरे दलाल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया। बंधन बैंक ये वो बैंक है जिसने सारे इंडिया को प्रूव किया कि गरीब लोग भी लोन लेते हैं और इसे रीपे करते हैं। आज इसी बैंक के प्रमोटर्स बैंक को बेचने के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से 1/4 वैल्यू पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये न्यूज आने के बाद 12% से और गिर गया। ये वही बैंक है जिसको सब कहते थे कि ये इंडिया का अगला HDFC है। तो सवाल ये नहीं कि आखिर बंधन बैंक कहां गया, बल्कि असली सवाल ये है कि बंधन बैंक के साथ ऐसा क्या हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इन्वेस्टर्स के लिए इसमें अब कुछ बचा भी है। तो पहले एक ही बेसिक सी चीज समझो, क्योंकि इसे समझे बिना आपको बंधन की पूरी कहानी समझ ही नहीं आ सकती। तो बैंक्स का काम सिंपल होता है। आप अपना पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखवाते हो, जिसके ऊपर बैंक आपको 4% का इंटरेस्ट देता है। फिर बैंक यही पैसा किसी और को 12% के इंटरेस्ट पर लोन दे देता है। अब ये जो 8% का डिफरेंस है, यही बैंक की कमाई होती है। यानी कि बैंक को जितना सस्ता पैसा मिलेगा उतना ही ज्यादा ये डिफरेंस होगा, और जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा बैंक का प्रॉफिट होगा। और यही एक चीज बंधन का पूरा राइज और फॉल एक्सप्लेन करती है। तो 2001 में CS घोष ने वेस्ट बंगाल के एक गांव में एक छोटी सी सोसाइटी शुरू की। इसका नाम था बंधन। इसका काम एकदम सिंपल था, रूरल इंडिया की लो इनकम विमेन को 20 से 50 हजार रुपए तक का लोन देना, विदाउट एनी कोलैटरल एंड विदाउट एनी गारंटी। इसको कहते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। 5 से 10 लोग एक दूसरे के लोन की जिम्मेदारी लेते थे, और ये जो सोसाइटल प्रेशर था यही इंश्योर करता था कि सब लोग अपना लोन टाइम से रीपे करें। ये मॉडल बहुत अच्छा काम किया, और बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। लेकिन 2010 में आंध्र प्रदेश में काफी बड़ा माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस आया। तो एक ही बोरोअर को 4 से 5 कंपनी से अलग अलग लोन मिल रहा था, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट 30 से 40% तक पहुंच गया। अब लोगों की डेट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक के बाद एक काफी सारी MFI कंपनीज बंद होने लगी, लेकिन बंधन खड़ा रहा। क्योंकि बंधन का फोकस कभी भी सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं था, और इनके प्रोसेसेस भी काफी डिसिप्लिन थे। और इसके बाद ग्रोथ भी काफी तेजी से हुई। तो 2015 में बंधन ऐसी पहली MFI बनी जिसको RBI ने यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दिया, और 2018 में इनका एक ब्लॉकबस्टर IPO भी आया। और यही वो मोमेंट था जब सबको लगा कि यही इंडिया का नेक्स्ट बिग बैंक बनेगा। लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो किसी को नहीं दिखी। देखो, बैंक तो बन गया, बट इनका DNA अभी भी माइक्रो फाइनेंस वाला था। फाइनेंशियल ईयर 20 में इनकी 64% लोन बुक अभी भी माइक्रो फाइनेंस से ही आ रही थी। यानी कि नाम तो यूनिवर्सल बैंक, लेकिन काम अभी भी MFI वाला, और यही इनके एंड का सबसे बड़ा रीजन बन गया। अब पहले ये समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल क्यों है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये मॉडल परफेक्टली काम करता है, लेकिन इसमें 0 शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। पहला, नो कोलैटरल। तो अगर किसी भी रीजन से बोरोअर लोन को डिफॉल्ट कर देता है तो इस पैसे को रिकवर करने का कोई तरीका नहीं है। होम लोन के केस में आप घर वापस ले सकते हो, गोल्ड लोन के केस में आप गोल्ड वापस ले सकते हो, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, हर्ट बिहेवियर और पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। अब ये दोनों ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब माइक्रो फाइनेंस के जो बोरोअर्स हैं वो लो इनकम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और ये लोग फाइनेंशियली वल्नरेबल होते हैं। तो इलेक्शंस के टाइम पे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ये अनाउंस कर देती हैं कि आपके लोन को माफ कर दिया जाएगा। अब ऐसे केस में अगर कुछ बोरोअर्स ये डिसाइड कर ले कि वो लोन को रीपे ही नहीं करेंगे, तो जो सोशल प्रेशर पहले ये इंश्योर करता था कि रीपेमेंट टाइम पर आएगा, अब वो रिवर्स हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने लोन को डिफॉल्ट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन। तो MFIs गांव से गांव, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ग्रो करती है, जिसकी वजह से लोन बुक कई बार जियोग्राफिकली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। यानी कि अगर किसी एक ज्योग्राफी में कोई भी इवेंट होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है या फिर इलेक्शंस होते हैं, इसकी वजह से डैमेज डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। चौथा, डेटा असेसमेंट। तो जब भी बैंक आपको लोन देती है तो उनके पास आपकी ITR, क्रेडिट स्कोर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन MFI के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। MFIs हमारी इकोनॉमी का एक इनफॉर्मल सेगमेंट है।
जहां पर लोन सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पर दिया जाता है। तो कंक्लूजन सिंपल है, ये मॉडल अच्छा है लेकिन इसमें जीरो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। ग्लोबली भी ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है जो कि सालों तक अच्छा काम करती है, लेकिन एक एक्सटर्नल शॉक आने के बाद ये पूरी साइकिल रिवर्स हो जाती है। और बंधन के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। तो 2020 में जब कोविड आया तो बंधन के बोरोअर्स की इनकम रुक गई, जिसकी वजह से बैंक की कलेक्शंस रुक गई और हेंस प्रॉफिट गायब हो गए। 2021 असम इलेक्शंस में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि लोगों के लोन्स को माफ कर दिया जाएगा, जिस पर विश्वास करके काफी सारे लोगों ने अपने लोन्स को डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन आयरनी ये है कि ये लोन्स कभी माफ किए ही नहीं गए, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। और नंबर्स देखो, जीएनपीए यानी कि बैड लोन्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में 1.4% थे, वो फाइनेंशियल ईयर 21 में बढ़कर 6.8% हो गए। और आरओई जो कि 23% थी, वो गिर के 0.72% हो गई, यानी कि प्रैक्टिकली जीरो। फाइनेंशियल ईयर 20 का 3000 करोड़ का नेट प्रॉफिट वापस कभी उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जिसका नाम है कासा रेशो। कासा यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। तो करंट अकाउंट पे बैंक आपको 0% इंटरेस्ट रेट देता है, सेविंग्स पर 3 से 4% और फिक्स डिपॉजिट पर 7 से 8%। यानी कि जितने ज्यादा लोग अपना पैसा करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे, बैंक को उतना ही सस्ता पैसा मिलेगा, यानी कि उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। तो कोविड के टाइम पे कासा 43% तक पहुंच गया था, लेकिन ये स्टेबल नहीं था। कुछ टाइम के बाद जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हुई तो कासा गिरने लगा, पहले 41%, फिर 39%, फिर 37% और फाइनली 27% के आसपास आके रुक गया। यानी कि बैंक को सस्ता पैसा मिलना बंद हो गया और प्रॉफिट मार्जिन काफी स्क्वीज हो गया। इसी कारण से बैंक अपने ऑल टाइम हाई से 1/4 वैल्यू पर ट्रेड करने लगा। और तब मैनेजमेंट को रियलाइज हुआ कि अब कुछ फंडामेंटली चेंज करना होगा, और तब उन्होंने अनाउंस किया बंधन 2.0। जुलाई 2024 में फाउंडर सीएस घोष जी रिटायर हुए। नवंबर 2024 में नए एमडी आए जिनका नाम था पार्था सेन गुप्ता। इनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस था और इनका प्लान एकदम सिंपल था कि बंधन को माइक्रो फाइनेंस से अब एक डिजिटल यूनिवर्सल बैंक बनाना। और ऑनेस्टली ये नंबर्स में दिख भी रहा था। माइक्रो फाइनेंस का शेयर फाइनेंशियल ईयर 20 में 64% था, जो कि अब गिरकर 22% हो गया था। सिक्योर्ड लेंडिंग पहली बार 50% को क्रॉस कर गई इन फाइनेंशियल ईयर 25। बैड लोन 6.81% से गिरकर सिर्फ 3.33% रह गए और कलेक्शन एफिशिएंसी ऑल टाइम हाई पे थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, नंबर्स एकदम बढ़िया थे। लेकिन फिर मार्च 2026 में वो रिपोर्ट आती है। तो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि बैंक के प्रमोटर्स बैंक को बेचने के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इसे ध्यान से समझना, यहाँ पे एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक के प्रमोटर्स को अपनी 39.74% की होल्डिंग को 2013 तक 26% पर लाना था। तो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक में ऑलरेडी एक स्टेक डाइल्यूशन होगा, लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रही थी। तो बैंक के प्रमोटर्स बैंक का कंट्रोल बेचने का सोच रहे थे। अब इस बात को ध्यान से समझो, स्टेक डाइल्यूशन और कंट्रोल छोड़ना दोनों में ही काफी डिफरेंस है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो बंधन बैंक जैसा आज है शायद वो वैसा फ्यूचर में ना रहे। अब सोचो, अगर बंधन बैंक बिक जाता है तो खरीदेगा कौन? वेल, राइवल बैंक्स इंटरेस्टेड हैं और रीजन एकदम सिंपल है। बंधन बैंक के पास दो रेयर एसेट्स हैं। नंबर 1, बंधन बैंक की मैसिव माइक्रो फाइनेंस लोन बुक, जो कि इन बैंक्स को इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट मीट करने में हेल्प करती है। नंबर 2, बंधन बैंक के पास ईस्टर्न रीजन में 1800 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और ये नेटवर्क स्क्रैच से बनाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। इसके अलावा पीई फर्म्स भी इंटरेस्टेड हैं। वेल, रीजन अगेन सिंपल है, आरबीआई नए बैंकिंग लाइसेंस इतना इजीली नहीं देती और बंधन बैंक के पास ये लाइसेंस रेडीमेड पड़ा है। और मार्केट रिएक्शन की वजह से स्टॉक 12% से कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में गिर गया। बैंक ने क्लैरिफिकेशन दी कि प्रमोटर्स की तरफ से कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आया है। वेल, ये एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स था। अब इसके अलावा अगर बंधन बैंक बिक जाता है तो इसमें एक पॉजिटिव चीज भी हो सकती है। तो जो बैंक की अपनी स्ट्रक्चरल वीकनेस है, जैसे कि लो डिपॉजिट फ्रेंचाइज और लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ये सब एक ही बार में सॉल्व हो सकती है। तो जो भी एक्वायर आएगा वो अपना डिपॉजिट नेटवर्क और अपनी एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी ला सकता है और बैंक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन ये सब अभी सिर्फ स्पेक्यूलेशंस हैं, इस पर कोई भी कंफर्मेशन अब तक नहीं आया है। तो बंधन बैंक सस्ता है या फिर महंगा?
बैंक की वैल्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट मीट्रिक होता है जिसको कहते हैं प्राइस टू बुक रेशो। बंधन का प्राइस टू बुक रेशो 1.1x है और टॉप बैंक्स का ये रेशो जनरली 2x या फिर 3x होता है। तो सरफेस लेवल पर बंधन बैंक सस्ता लगता है, लेकिन एक रूल याद रखना, पीबी रेशो डायरेक्टली लिंक्ड होता है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई से। तो जितना ज्यादा आरओई होता है उतना ही ज्यादा पीबी एक बैंक डिजर्व करता है। अब बंधन बैंक के केस में आरओई है 12%, ये पहले 23% था और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 0.72% था, यानी कि इनकी अर्निंग्स काफी वॉलेटाइल है। यानी कि ये स्टॉक अपनी करंट प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी करेक्टली प्राइस्ड हो सकता है। अंडर वैल्यू तब होगा जब आरओआई मीनिंगफुली रिकवर करे। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, बैड लोन्स कम हो रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस का शेयर कम हो रहा है, सिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ रही है और मैनेजमेंट अभी काफी फोकस्ड है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो कासा रेशो ऑलरेडी 43% से 27% पर आ गई है। आरओआई अपने एवरेज से नीचे है। कन्वेंशनल लेंडिंग में इसका कंपटीशन एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और सेबी जैसे बैंक से है और अब मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी भी आ गई है। तो ये एक्चुअली ट्रैप है या फिर जेन्युइन टर्न अराउंड, ये करोड़ों का सवाल है। तो ये थी बंधन बैंक की पूरी कहानी, एक सेलिब्रेटेड एमएफआई जो कि यूनिवर्सल बैंक बनी, जिसने प्रूव किया कि इंडिया में गरीब लोग भी लोन को रीपे करते हैं। लेकिन इसने ये भी प्रूव किया कि माइक्रो फाइनेंस कैसे एक सिनिकल इंडस्ट्री है और एक ही टर्न आते हुए कैसे ये पूरा ब्रूटल हो सकता है। अब बंधन बैंक के केस में मैनेजमेंट पिवट कर रही है, नंबर्स में भी काफी प्रोग्रेस है, लेकिन वहीं कई सारे नए चैलेंजेस भी है। अब देखना ये है कि क्या बंधन बैंक अपनी करंट फॉर्म को मेंटेन कर पाएगा या फिर नहीं। और हाँ, हम आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब आपको बंधन बैंक की पूरी कहानी पता है, इससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।